सभी को नमस्कार। इग्नू के इस लाइव सेशन में आप सभी का मैं डॉक्टर विवेक नाथ त्रिपाठी पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस परिचर्चा में हम लोग कक्षा प्रबंधन, क्लासरूम मैनेजमेंट एवं उससे संबंधित कुछ प्रमुख संप्रतियों की चर्चा करेंगे, जिसमें क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन, कक्षा संगठन को प्रभावित करने वाले कारक, कक्षा में विविधता को कैसे समझा जाए, उसका निवारण, कक्षा प्रबंधन के विभिन्न उपागम, उसके प्रतिमान आदि बिंदुओं पर आज चर्चा की जाएगी। कक्षा प्रबंधन, जैसा कि मैं आप सबसे कहता हूं कि कोई शब्द है, कोई संप्रत्यय है, जब उस शब्द और संप्रत्यय से हम अपने आप से कुछ प्रश्नों को करते हैं, जैसे कि अभी हम लोग को कक्षा प्रबंधन पे चर्चा करनी है, तो कक्षा प्रबंधन पे थोड़ा-सा चिंतन करने की आवश्यकता है। और जब हम थोड़ा-सा चिंतन करते हैं, तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि ये कक्षा प्रबंधन होता क्या है? कितने प्रकार का होता है? कैसे किया जा सकता है? इसकी क्या प्रविधियाँ हैं? इसको प्रबंधन में आने वाली क्या-क्या समस्याएँ हैं? किस तरह की बाधाएँ हैं? इससे संबंधित कौन लोग हैं जो क्लासरूम मैनेजमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं? तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न जब हमारे दिमाग में आते हैं, तो हम कक्षा प्रबंधन के स्वरूप की तरफ, उसके स्वरूप को समझने की तरफ धीरे-धीरे चिंतन करना शुरू कर देते हैं। अब सामान्य शब्दों में अगर हम लोग समझने का प्रयास करें, तो कक्षा प्रबंधन क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शिक्षक के द्वारा कक्षा में होने वाली जो अधिगम प्रक्रिया है, प्रदान किए जाने वाले जो अधिगम अनुभव हैं, उनसे संबंधित तैयारी, उनसे संबंधित प्लानिंग, नियोजन, उससे संबंधित संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, यानी उस लर्निंग एक्सपीरियंस से संबंधित जो फैक्टर हैं, उनको उनको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए। तो ये बेसिकली विभिन्न प्रकार के वो समस्त कारक, जिनको हम कक्षा प्रबंधन के रूप में उनके सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव के रूप में देखते हैं, उनको इस दिशा में अ अ, एड्रेस करना, इस दिशा में डील करने का प्रयास करना, जिस दिशा में प्रभावपूर्ण लर्निंग हो सके, इफेक्टिव लर्निंग कैन टेक प्लेस। तो जहाँ पे हम प्रभावपूर्ण अधिगम की दिशा में विभिन्न प्रकार के संसाधनों का सुनियोजन करना, संसाधनों की व्यवस्था करना और उससे संबंधित जो कारक हैं, उनको सही दिशा में संगठित करना। जब हम इस तरह के कार्य करते हैं, तो हम कक्षा प्रबंधन की दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं। अब अगर आप देखेंगे कि एक शिक्षक अपने कक्षा का प्रबंधन कैसे करता है, प्रबंधन जो शब्द है, अगर आप उसको समझने की कोशिश करें, तो प्रबंधन को जैसा कि हम लोग समझते हैं, ये होता है दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की कला। एक व्यक्ति जिसको स्किल ऑफ आर्ट बोलते हैं कि दूसरे व्यक्ति से कैसे कार्य कराता है। एक प्रबंधक किसी कंपनी में, किसी शैक्षिक संस्थान में, हर जगह अपने अंदर जो विद्यार्थी, जो शिक्षक समूह, जो कर्मचारी होते हैं, उनसे कार्य कैसे लेता है। इसी चीज़ को अगर हम लोग समझने का प्रयास करें, तो हम समझ सकते हैं कि जैसे एक पायलट है, तो वो जब अपने फ्लाइट को
कैसे उड़ाना है उसकी प्लानिंग करने का उसका कार्य होता है। उसी तरह एक शिक्षक को अपनी कक्षा में इंस्ट्रक्शन देना है तो उस कक्षा के बारे में उसको प्लानिंग करने की आवश्यकता होती है। तो बहुत सारे ऐसे भी व्यवहार होते हैं जिनको शिक्षक नियंत्रित करने की कोशिश करता है ताकि जो प्रबंधन है वो अच्छा हो सके। तो कई बार वो इंसेंटिव देने की कोशिश करता है, कई बार वो दंड देने की, पनिशमेंट देने की कोशिश करता है। कौन-सा अच्छा रहेगा, किसको हम अच्छा कक्षा प्रबंधन के रूप में स्वीकार करेंगे। हम समझें अगर हम एक सपोर्टिव वातावरण देते हैं कक्षा में, हम एक प्लेज़ेंट एनवायरनमेंट देते हैं कक्षा में, हम विद्यार्थियों के लिए फैसिलिटेटर का कार्य करते हैं, हम विद्यार्थियों को समझने का कार्य करते हैं, तो वहाँ पे जो वातावरण सृजन होने की प्रक्रिया हो रही है, वो निश्चित रूप से सकारात्मक दिशा में होगी और प्रभावी होगी। तो इस तरीके से शिक्षक कक्षा मैनेजमेंट की तरफ कार्य करता है। वो जितना ही केयरिंग होगा अपने विद्यार्थियों के लिए, उनका व्यवहार कक्षा में उतना ही अच्छा होगा। मैं उदाहरण आपको दे रहा था पायलट का, मैं उदाहरण आपको मैनेजर का दे रहा था, दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की कला अर्थात व्यवहार। तो विद्यार्थी कैसा व्यवहार करे, यह नियंत्रित करना, यह नियोजित करना शिक्षक का कार्य है। ये कौशलपूर्ण कार्य है। स्किल जो क्लासरूम मैनेजमेंट है एक तरीके से कौशल है। तो शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के वांछित व्यवहार, वांछित लर्निंग की दिशा में, डिजायर लर्निंग की दिशा में वो डिजायर बिहेवियर कैसे करें, इसके लिए विभिन्न प्रकार के प्लानिंग करनी पड़ती है, विभिन्न प्रकार के संसाधनों की व्यवस्था करनी पड़ती है। और ये समस्त प्रकार के जो संसाधन हैं, इनकी व्यवस्था करना, उनका संगठन करना, उनका नियोजन करना, उनका प्रयोग करना ही कक्षा प्रबंधन के रूप में स्वीकार किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जितना ही इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट उतना ही अच्छा होगा जितना शिक्षक विद्यार्थियों के इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाएगा और उससे रिलेटेड जितने भी की फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेशन को, उनकी वेरियस एक्टिविटी जो क्लासरूम से संबंधित हैं उनको एड्रेस करने के लिए शिक्षक अगर विद्यार्थी के से संबंधित विभिन्न क्रियाएं जो कक्षा में घटित होती हैं उनको अच्छे से एड्रेस करता है, उन उन समस्त क्रियाओं को नियोजित करता है, उनके प्रश्नों को उत्तर देता है, उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरता है, तो निश्चित रूप से जो कक्षा प्रबंधन है वो प्रभावी होगा। अगर कुछ भी अप्रभावी की दिशा में बढ़ता है तो इसमें जिसको कह लें हम लोग कि दो तरह के व्यवहारों को हम लोग शामिल करते हैं, शिक्षक का व्यवहार और विद्यार्थी का व्यवहार। तो कुछ भी अप्रभावी की दिशा में हम लोग अधिकतम शिक्षक की तरफ केंद्रित होते हैं कि शिक्षक का व्यवहार अगर ऑटोक्रेटिक है, पनिशेबल है, रीइंफोर्समेंट का प्रयोग नहीं कर रहा है, बच्चों को इंसेंटिव नहीं दे रहा है, तो वो एक प्रॉपर तरीके से जो प्रक्रिया है उसका पालन नहीं कर रहा है। वो कक्षा प्रबंधन की जो तकनीकी है उसका पालन नहीं कर पा रहा है। तो उस प्रकार से कक्षा प्रबंधन प्रभावी होगा, वो अप्रभावी की दिशा में नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए हम लोग सार रूप में जब कक्षा प्रबंधन को समझने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं कि ये हमारी दैनिक जीवन से संबंधित विषय वस्तु है। दैनिक जीवन से क्यों संबंधित? कि प्रबंधन तो हम अपने परिवार में करते हैं, अपने घर में करते हैं, अपने जीवन में करते हैं। तो शिक्षक का तो कक्षा जो है उसका कह लीजिए कि एक अपने जीवन का अधिकतम अगर समय जो है वो कक्षा में व्यतीत करता है, तो वहाँ पे उसको उसके प्रबंधन का कौशल तो आवश्यक है। इसीलिए वो ऐसा कुछ भी करता हो जो एक प्रभावपूर्ण अधिगम की दिशा में सकारात्मक हो, उसको हम लोग कक्षा प्रबंधन की परिभाषा में, कक्षा प्रबंधन के अर्थ में शामिल करते हैं। जिसके द्वारा वो अपने इंस्ट्रक्शन को, इंस्ट्रक्शन मतलब शिक्षण को, इंस्ट्रक्शन मतलब अपनी सूचना को, अपने संप्रेषण को विद्यार्थियों तक पहुँचाए, जिसमें हर प्रकार के वो जो तत्व हैं, जो उस कक्षा प्रबंधन में नकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, उनको एड्रेस करे, ताकि एक सरल, सुगम, सहज, अधिगम अपना स्थान ले सके, कक्षा प्रबंधन के रूप में हम उसको कह सकते हैं। आप देखते हैं कि कई बार हम लोग जब कक्षा में जाते हैं, तो देखते हैं कि कई विद्यार्थी आपस में बात कर रहे होते हैं। शिक्षक
एक शिक्षक ऐसा होता है कि विद्यार्थियों को बात करते हुए देखते ही अपना आपा खो देता है। वो गुस्से में आ जाता है। तो वो किस तरीके से क्लासरूम मैनेजमेंट की, अगर उसकी कक्षा में कोई विद्यार्थी बात कर रहा है, तो उसके साथ कैसे व्यवहार करेगा? वहीं पे आप दूसरी तरफ देखेंगे कि जैसे ही एक शिक्षक कक्षा में जाता है, तो समस्त विद्यार्थी बिल्कुल शांत, कक्षा का वातावरण बिल्कुल अ, एक तरीके से कह लीजिए कि अधिगम के लिए समस्त प्रकार जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। समस्त प्रकार के विद्यार्थी जो कक्षा में बैठे हुए हैं, वो अब बिल्कुल ही अटेंशन अवधान की स्थिति में हैं कि अब हम लोग कुछ सीखने जा रहे हैं। ये भी एक शिक्षक के प्रभाव का, उसके व्यवहार का है। तो जो वेल मैनेज्ड क्लास होती है, जो कक्षा होती है, उसका एक उदाहरण हो सकता है ये, कि जैसे ही शिक्षक जाता है तो पूरे विद्यार्थी अधिगम के लिए उत्सुक होते हैं और शिक्षक के अधिगम प्रक्रिया में सहयोग करते हैं। ये एक अच्छे अधिगम प्रक्रिया और कक्षा प्रबंधन का उदाहरण हो सकता है। जहाँ पे विद्यार्थियों की सहभागिता बहुत ज़्यादा हो, जिसको हम बोलते हैं कि स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट अधिक हो, वो भी एक विशेषता अच्छे कक्षा प्रबंधन की हो सकती है। जो विद्यार्थियों की अपेक्षाओं पे शिक्षक खरे उतरते हैं, तो विद्यार्थी जैसे आप समझ सकते हैं, हमें जो चाहिए वो मिल रहा है, तो हम क्यों किसी प्रकार का अवांछित व्यवहार करेंगे? बहुत सारे उदाहरण हम अपनी कक्षा से लेते हैं। तो ये जो है प्रभावपूर्ण जो शिक्षक होता है, प्रभावी जो शिक्षक होता है, उसकी कक्षा में विद्यार्थी कार्य करते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ा रहता है। टीचर्स स्टूडेंट्स के ऊपर कभी अपने विचारों को थोपता नहीं है, बल्कि उनको अपने क्षमता के अनुसार अधिगम करने के अवसर प्रदान करने में सहयोग करता है। अगर इस तरह का वातावरण है, तो वो कक्षा प्रबंधन की श्रेणी में, अच्छे कक्षा प्रबंधन की श्रेणी में आता है। और हम सभी जानते हैं कि प्रबंधन जो है, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि प्रबंधन हमारे जीवन में, हमारे जीवन के प्रत्येक जिसको बोले पक्ष, एस्पेक्ट में एक अभिन्न अंग के रूप में कार्य करता है। हमें एक जगह से दूसरी जगह पे यात्रा करनी है, तो हमें टाइम मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, समय का प्रबंधन करना पड़ेगा कि यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में किस तरीके के जो है फैक्टर्स प्रभावी कर सकते हैं, किस तरीके का ट्रैफिक है, किस तरीके की डिस्टेंस है, वो सब कुछ अपने दिमाग में रख करके उसके हिसाब से अपने समय का प्रबंधन करना पड़ता है। उसी तरीके से हम लोग अपने दैनिक लाइफ में, अपने जो है विद्यालय में, जो शिक्षार्थी होता है वो अपनी कक्षा में हर तरीके से प्रबंधन करता है। और शिक्षक का जो प्रबंधन है, कक्षा प्रबंधन, वो सारा का सारा प्रबंधन इसलिए होता है ताकि जो कक्षा में बैठा हुआ विद्यार्थी है, उसके लिए एक वो सरल, सहज और सुगम वातावरण सृजन कर सके। एक ऐसे एन्जॉयबल क्लासरूम एनवायरनमेंट को दे सके, जिसके लिए विद्यार्थी उस कक्षा में बैठा है। तो वो समस्त प्रकार के जो फैक्टर्स हैं, उनको डील करने की कोशिश करता है। इसीलिए वो विद्यार्थियों का सहयोगी तो होता है, उनसे प्रेम करता है, लेकिन तर्कों के साथ। वो शिक्षण प्रविधियों के दायरों में रह करके, वो कक्षा प्रबंधन की तकनीकियों के दायरों में रह करके, कक्षा प्रबंधन की जो प्रविधियाँ हैं, जो प्रतिमान हैं, जो उपागम हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उनके साथ सपोर्टिव होता है, उनके साथ फैसिलिटेटर के रूप में होता है, उनके साथ एक अफेक्शन शो करता है, सीमा में रहकर उनको एक फ्रीडम देने की कोशिश करता है। ऐसी फ्रीडम जिसमें वो त्रुटि तो करें, लेकिन उस त्रुटियों को वो खुद संज्ञान लें। उस त्रुटियों के आधार पे खुद वो जो है उस वातावरण में सहयोगी हों, सकारात्मक रूप से सहयोगी हों। वो एम्पैथेटिक तो होता है शिक्षक, लेकिन एम्पैथेटिक के कारणों को भी समझने का प्रयास करता है। वो सहयोगी के साथ-साथ विद्यार्थियों को इस बात का भी एहसास करता है कि इस कक्षा के वातावरण को बनाने में आपकी भी उतनी महत्ती भूमिका है जितनी हमारी है। तो उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अवगत भी कराने का कार्य शिक्षक का होता है, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और समझ के एक अच्छा कक्षा प्रबंधन में सहयोग करें। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कक्षा प्रबंधन को समझने का प्रयास किया। कि कुछ भी गतिविधि, कोई भी ऐसा संसाधन जिसको किसी पूर्व नियोजित उद्देश्य, और पूर्व नियोजित उद्देश्य क्या है? अधिगम के लिए एक अच्छा, सरल, सुगम वातावरण निर्मित करना। यही
एक पूर्ण के लिए शिक्षक समस्त प्रकार के संसाधनों को नियोजन करता है, समस्त प्रकार के व्यवहार को नियंत्रित अपनी दिशा के अपने अनुसार करने की कोशिश करता है। वहां पे कक्षा प्रबंधन शुरू हो जाता है, वहां कक्षा प्रबंधन प्रभावी हो जाता है। बहुत सारे तत्व होते हैं जो कक्षा प्रबंधन को प्रभावित करते हैं। अगर हम लोग इन तत्वों को देखें, समझें, समझने का प्रयास करें और खुद उस पे चर्चा करें, चिंतन करें, तो आप देखेंगे कि जैसे क्लासरूम है, तो वहाँ पे 2 तत्व हैं, एक तो शिक्षक है और दूसरा विद्यार्थी। और तीसरा जो तत्व उनके साथ है, जो हम लोग कह सकते हैं, जो अधिगम वातावरण है, जो कक्षा का वातावरण है। तो ये 3 जो तत्व हैं, जिसको मुख्य रूप से हम शिक्षक और कक्षा का वातावरण के रूप में लेते हैं। अब शिक्षक है, तो शिक्षक का व्यवहार कक्षा प्रबंधन को प्रभावित करता है, क्योंकि उसका व्यवहार ही कक्षा प्रबंधन को प्रभावी भी बनाता है और कक्षा प्रबंधन को अप्रभावी भी बनाता है, जिसकी चर्चा अभी मैं संक्षिप्त में आप लोगों के साथ किया कि शिक्षक कक्षा में आता है और 2 विद्यार्थियों को बातचीत करते हुए देखता है और वो गुस्सा हो जाता है। तो गुस्सा होना थ्रेट क्रिएट करना है। एक तरीके से कक्षा में एक थ्रेट का वातावरण निर्मित करना, ये सकारात्मक वातावरण प्रबंधन नहीं कहा जा सकता, सकारात्मक कक्षा प्रबंधन नहीं कहा जा सकता। इसलिए शिक्षक को कैसा होना चाहिए? तो शिक्षक तत्व जो है, उसको विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध स्थापित करके रखना चाहिए। ये गुड रिलेशनशिप, एक अच्छा संबंध शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच होना चाहिए। अच्छे कक्षा प्रबंधन के लिए यह आवश्यक है। अब रिलेशनशिप कैसे होगा? जैसे अभी मैं कह रहा था आप लोगों से, अगर एक विद्यार्थी है, उसकी आवश्यकताओं को आप ध्यान में रखें, उसकी आकांक्षाओं को आप ध्यान में रखें, उसके जो विषय वस्तु है, उसके सीखने की प्रक्रिया, सीखने की गति, सीखने के अनुसार वातावरण दें, तो निश्चित रूप से वो संबंध अच्छा बनेगा। उसकी समस्याओं को, उसमें उसके उसके साथ आप भावात्मक लगाव रखें, तो ये शिक्षक का दायित्व भी होता है, कर्तव्य भी है और यह प्रविधि और तकनीकी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है कि आप जितना ही सपोर्टिव अपने विद्यार्थी के साथ होंगे, वो उतना ही आपकी अधिगम प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करेगा। और अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए कक्षा प्रबंधन प्रभावी होना आवश्यक है। तो पहला जो चीज हम लोग को समझना है, वो ये है कि विद्यार्थियों के साथ शिक्षक का संबंध अच्छा होना। दूसरा, शिक्षक कक्षा में क्या करता है? कुछ सूचनाएँ देता है, इंस्ट्रक्शन देता है। पहले हम लोग ऐसा मानते थे कि गए क्लास में व्याख्यान दिया और चले चले आए। अब ऐसा नहीं है। अब विद्यार्थियों को अगर आप एक ऐसा वातावरण नहीं दे सकते, जहाँ पे वो खुद चिंतन करें, जहाँ पे वो अपने ज्ञान का खुद निर्माण करें, जहाँ पे उनकी सृजनशीलता की क्षमता विकसित हो, तो वो कक्षा अच्छी नहीं मानी जाती है। तो इस तरह के वातावरण का निर्माण करना भी कक्षा प्रबंधन का एक कार्य है। एक शिक्षक के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के गुणों की कल्पना की जाती है, आप सभी जानते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि उसको अपने विषय पे पकड़ होनी चाहिए, उसको अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए। तो विषय का ज्ञान मतलब उसके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। तो इस तरीके से उसे एक अच्छा संप्रेषणकर्ता भी होना चाहिए, कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन कम्युनिकेटर होना चाहिए एक शिक्षक को। आप कक्षा में जाएँ, कुछ बोलें ही ना, विषय वस्तु को जिस प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना है, वो प्रभावशाली तरीका आप अपनाएँ ही ना, तो संप्रेषण कौशल का आपके अंदर अभाव है और जब आप जो बात कहना चाहते हैं विद्यार्थियों तक नहीं पहुँचती है, तो कक्षा प्रबंधन में कुछ ऐसे कारक सक्रिय हो जाते हैं जो कक्षा को अप्रभावी करने लगते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने संप्रेषण कौशल पे, यानी शिक्षक को अपने संप्रेषण कौशल पे भी कक्षा प्रबंधन की दिशा में कार्य करना होता है। इसके साथ-साथ उसको सेल्फ डिसिप्लिन जिसको हम लोग बोलते हैं, स्व अनुशासन का भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से कक्षा प्रबंधन में शिक्षक तत्व जो है उसका हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारी तत्व वातावरण से संबंधित होते हैं, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं अभी, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि जो शिक्षक है, उसका विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रिया क्या है? ये जो इंटरैक्शन है शिक्षक का विद्यार्थियों के साथ, ये कक्षा प्रबंधन में कक्षा के वातावरण को क्रिएट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा जो है, जैसा मैंने अभी शिक्षक के और विद्यार्थी के संबंध में कहा, ये भी वातावरण को क्रिएट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
तो शिक्षक और विद्यार्थी का जो संबंध है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कक्षा प्रबंधन को क्रिएट करने में। शिक्षक जो है उसका अपने सहकर्मियों के साथ किस तरीके का संबंध है, वो सेल्फ डिसिप्लिन कैसा है, ये सारे तत्व जो है कक्षा प्रबंधन में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। जब कभी भी हम कक्षा प्रबंधन के कह लीजिए कि कक्षा प्रबंधन के निष्पादन की बात करते हैं। कक्षा प्रबंधन का निष्पादन विद्यार्थियों के निष्पादन से संबंधित होता है। जब हम स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। शिक्षक किस तरीके से अपनी भूमिका निर्वहन करता है, किस तरीके से अधिगम प्रक्रिया में विभिन्न कारकों को नियोजित करता है, एक कारक तो विद्यार्थी ही है। उसको किस तरीके से नियोजित करता है, किस तरीके से कक्षा कक्ष से संबंधित समस्त प्रकार की सुविधाओं को प्रदान करता है। ये समस्त प्रकार की सुविधाएँ कक्षा प्रबंधन में और अधिगम में सहयोगी और सकारात्मक रूप से भूमिका निभाती हैं। तो ये जो प्रक्रिया हैं जो कक्षा प्रबंधन में सम्मिलित होती हैं, जिनका कक्षा कक्ष के अनुशासन से लेकर के कक्षा कक्ष के प्रबंधन की व्यवस्था बनाए रखने में एक सहयोग की भावना होती है, जो किसी भी प्रकार से एक अधिगम को सृजन करने की दिशा में कार्य करते हैं। कक्षा प्रबंधन विभिन्न प्रकार के सामाजिक जो तत्व हैं, उनको भी नियोजन करने की बात करता है। विभिन्न प्रकार की जो अनुदेशन की प्रविधियाँ हैं, इंस्ट्रक्शन कैसे दिया जाए, शिक्षण कैसे किया जाए, इसके भी प्रबंधन, इसके भी नियोजन की बात करता है। कक्षा कक्ष विद्यार्थियों के साथ-साथ शिक्षक के अनुशासित होने की भी प्रक्रिया जो प्रभावी हो उसकी माँग रखता है। तो मूल रूप से जो उसके आयाम हैं कि पर्सन यानी व्यक्तिगत, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो शिक्षक हो, दोनों का व्यवहार कक्षा प्रबंधन में आवश्यक है। अब शिक्षक का व्यवहार जैसा मैंने अभी कहा कि उसका संप्रेषण कौशल, उसका विद्यार्थियों के साथ व्यवहार, उसका स्वयं का अनुशासन, विषय पे पकड़, ये समस्त प्रकार के जो व्यवहार हैं, वो प्रभावी होते हैं व्यक्तिगत। उसी तरह से विद्यार्थी की रुचि, विद्यार्थी का सामाजिक आर्थिक स्तर, विद्यार्थी की विभिन्नताएँ, बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो कक्षा प्रबंधन में प्रभावी करते हैं। क्योंकि उनके अनुसार अनुदेशन का चयन करना है। शिक्षक जिस अनुदेशन को लेकर के, जिस इंस्ट्रक्शन, जिस विषय वस्तु को लेकर के विद्यार्थियों के समक्ष जाने का प्रयास कर रहा है या जाना चाहता है, वो अनुदेशन जो है, वो विद्यार्थियों को ध्यान में रख कर के तय करना पड़ता है। इसीलिए कंटेंट जो है उसका नियोजन विद्यार्थियों की दिशा में हो, विद्यार्थियों की क्षमताओं के अनुकूल हो। तो जब विद्यार्थियों की क्षमताओं के अनुकूल होगा, उनकी क्षमता के अनुकूल होगा, तो वो उसमें रुचि लेंगे। वो अवांछित व्यवहार नहीं करेंगे। वो किस प्रकार का इसी तरह का ऐसा कक्षा का परिवेश क्रिएट नहीं करेंगे, सृजन नहीं करेंगे जो अप्रभावी हो। इसीलिए हम इन 3 आयामों को लेकर के चर्चा करते हैं कि व्यक्तिगत जो आयाम है, जो जिसको हम लोग पर्सनल में शिक्षक और विद्यार्थी को ले सकते हैं। दूसरा सूचना दोनों तरफ से महत्वपूर्ण होती है, जो अधिगम कराना है, जो अधिगम अनुभव विद्यार्थी को देना है, उस अधिगम अनुभव को विद्यार्थी के अनुसार चयन करना, शिक्षक अपनी क्षमता के अनुसार उसको संप्रेषित करने के लिए प्रविधियाँ, विधियाँ, तकनीक, शिक्षण सूत्र आदि का चयन करते हैं। समस्त प्रकार के नियोजन जो हैं, वो कक्षा को प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य करते हैं। इसलिए और जो अनुशासन है ये निश्चित रूप से जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे वो शिक्षक का अनुशासन हो, चाहे वो विद्यार्थी का अनुशासन हो। इसके साथ-साथ एक शब्द और हम लोगों को समझने का प्रयास करना चाहिए। ये तो क्लासरूम मैनेजमेंट अर्थात कक्षा प्रबंध, दूसरा है क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन का। कक्षा का संगठन, संगठन का मतलब हम लोग ये सारे जो नियोजन हैं, उनको किस सीक्वेंस में करना, जो सुविधाएँ हैं जैसे विद्यार्थी का व्यवहार है तो उसको किस हिसाब से, किस पैटर्न पे हमको नियोजित करना है। शिक्षक में जो कक्षा कक्ष की जो स्थिति है उसको किस हिसाब से विद्यार्थियों की जो स्थिति है उसको पता लगाना। जो जो संसाधन हैं जैसे भौतिक संसाधन हैं उनको कैसे नियोजित करना, कक्षा का स्वरूप कैसे देना, कक्षा को किस हिसाब से ब्लैक बोर्ड कहाँ पे रखना, अन्य जो भौतिक संसाधन हैं, उनको प्रभावपूर्ण तरीके से, एक तर्कपूर्ण तरीके से नियोजन, संगठन करना ताकि वो अधिगम में सहयोगी हो सके, ये ऑर्गेनाइजेशन का होता है। अब हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए
कि ये जो कक्षा प्रबंधन है, वह क्यों महत्वपूर्ण है? अब तक तो हमने चर्चा की कि कक्षा प्रबंधन क्या है, कक्षा संगठन क्या है, कक्षा प्रबंधन में शिक्षक तत्व कैसे कार्य करता है, विद्यार्थी कैसे कार्य करता है और कक्षा का वातावरण कैसा होता है और कक्षा वातावरण को कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। ये तीनों तीनों बिंदु जो है महत्वपूर्ण है, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी चर्चा की। अब बात आती है कि ये कक्षा प्रबंधन महत्वपूर्ण क्यों है? यानी कक्षा प्रबंधन इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम विद्यार्थियों का जो वांछित व्यवहार है उसको लाने की कोशिश करते हैं। हम अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने की कोशिश करते हैं। हम कक्षा प्रबंधन के द्वारा विद्यार्थियों की सहभागिता को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम उनको प्रोत्साहित करते हैं। हम उनको अभिप्रेरित करने का कार्य करते हैं। अर्थात एक सकारात्मक, अभिप्रेरणात्मक परिवेश कक्षा प्रबंधन के द्वारा क्रिएट करने का, सृजन करने का कार्य शिक्षक के द्वारा किया जा सकता है। अगर आप देखेंगे तो जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक जैसे पॉजिटिव डिसिप्लिन, सकारात्मक जो अनुशासन होता है, एक सकारात्मक कक्षा का वातावरण होता है, तो उसमें शिक्षक शुरू से ही, कक्षा के प्रारंभिक दिनों से ही धीरे-धीरे, धीरे-धीरे विद्यार्थियों को अपने प्रबंधन के अनुसार, अपनी विचार के अनुसार उनको ढालने का प्रयास करता है। इसलिए वो धीरे-धीरे कक्षा के प्रथम दिनों से विद्यार्थियों को कक्षा के बारे में अवगत कराना शुरू कर देता है। कक्षा के जो नियम हैं, जैसे बैठने का नियम, बातचीत करने का नियम, प्रश्न पूछने के लिए प्रविधि आदि-आदि से उसको धीरे-धीरे अवगत कराता है विद्यार्थी को, ताकि एक समय के बाद जो कक्षा प्रबंधन की महत्ता है उसको सिद्ध किया जा सके। तो जो वो धीरे-धीरे अपनी रणनीतियाँ हैं, जो नीतियाँ हैं, उनको नियोजित करने में कक्षा प्रबंधन मदद करता है। सभी प्रकार के व्यवहार जो हैं वो कक्षा प्रबंधन ऐसे व्यवहार जो विद्यार्थी को सम्मान दें, वो कक्षा प्रबंधन में मदद करते हैं। तो कक्षा प्रबंधन यह भी सिखाता है कि आप अपने विद्यार्थियों को किस तरीके से महत्व देंगे, जिसका प्रभाव आपके कक्षा प्रबंधन में आएगा। इसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रतिमान और उपागम भी हैं। तो इस प्रकार से कक्षा प्रबंधन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए वो शिक्षक को मदद करता है, विद्यार्थियों को सहयोग करने में, अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे कारक हैं जिसमें कक्षा प्रबंधन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए उसके महत्व को समझना भी आवश्यक है, जिसकी चर्चा अभी हम लोगों ने की। आगे विभिन्न जो शिक्षाविद हैं, विभिन्न जो जिसको हम लोग बोलते हैं अनुसंधानकर्ता, रिसर्चर या कक्षा प्रबंधन की दिशा में जो कार्य करने वाले शिक्षाविद, मनोवैज्ञानिक, शोधशास्त्री, उन्होंने समय-समय पर विभिन्न प्रकार के क्लासरूम मैनेजमेंट्स मॉडल्स दिए। इन मॉडल्स का भी यही कार्य होता है कि आप इन मॉडल्स का प्रयोग करके अपने शिक्षक तत्व को प्रभावी बनाएँ, शिक्षक प्रभावी बनाएँ और एक अच्छा कक्षा प्रबंधन और कक्षा संगठन का निर्माण करें। तो बहुत सारे प्रबंधन हैं जिसमें से आपकी जो विषय वस्तु है उसमें 3 तरह के प्रतिमान की चर्चा 3 तरीके के जो प्रतिमान हैं जिसको ड्यूशन ने 2006 में दिया था, वो आपकी विषय वस्तु में सम्मिलित है। जिसमें से पहला है अहस्तक्षेपकारी प्रतिमान, यानी जहाँ पे हम इंटरफेरेंस ना करें। एक ऐसा प्रतिमान कक्षा में जब वातावरण बनाने की बात आती है, तो हम विद्यार्थी को ऑटोनॉमी देने की बात करें, उनको अधिकतम स्वतंत्रता देने की बात करें। हम ये सोचें कि विद्यार्थी के अंदर वो सारा कुछ गुण पहले से जो है उपलब्ध है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक वातावरण देने की आवश्यकता है ताकि वो अपने उन गुणों का विकास कर सके। इसको हस्तक्षेपकारी प्रतिमान के रूप में हम लोग अध्ययन करने का कार्य करते हैं, समझने का कार्य करते हैं। दूसरा जो प्रतिमान है वो हस्तक्षेपकारी जिसको हम लोग इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस मतलब क्या है? जहाँ पे शिक्षक को ये लगता है कि विद्यार्थी का व्यवहार अधिगम प्रक्रिया या अधिगम अनुभवों के अनुकूल नहीं है। जो वांछित उसका उपलब्धि चाहिए, जो उसकी परफ़ॉर्मेंस चाहिए वो नहीं हो रही है। तो वो क्या करता है विभिन्न प्रकार के सुधार करने के लिए इम्प्रूवमेंट विद्यार्थियों में इम्प्रूवमेंट करने के लिए विभिन्न प्रकार के वो जो है
रणनीतियों को, प्रविधियों को, शिक्षण विधियों को, कक्षा के आकार को, विद्यार्थियों की विभिन्नताओं को एड्रेस करने की कोशिश करता है। तो ये दूसरा प्रतिमान जिसको हम लोग इंटरफेरेंस मॉडल्स बोल सकते हैं, हस्तक्षेपकारी प्रतिमान बोल सकते हैं। और तीसरा जो प्रतिमान आपकी विषय वस्तु में है, आपके कंटेंट में, आपके कोर्स में है, वो है अंतःक्रिया प्रतिमान। अंतःक्रिया मतलब इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का सीधा-सा हम लोग शिक्षक होने के नाते ये अनुमान लगाते हैं कि विद्यार्थी और शिक्षक की अंतःक्रिया, अर्थात शिक्षक का व्यवहार और विद्यार्थी का व्यवहार, दोनों के अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप जो अधिगम अनुभव प्राप्त होते हैं, वो अधिगम अनुभव प्राप्त करने के लिए हम इस प्रतिमान का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके के से हम इन तीनों प्रतिमानों का प्रयोग करके कक्षा प्रबंधन के कार्य को कर सकते हैं। ग्लेसर का भी एक प्रतिमान चयन सिद्धांत आया, जिसमें हम व्यवहारों को चयन करके उसको उस दिशा में नियोजित करने का कार्य करते हैं। आगे प्रतिमान के साथ-साथ बहुत सारे उपागम जो है कक्षा प्रबंधन में सुझाव दिए गए, सजेस्ट किए गए, जिसमें से एक खोजी उपागम, अन्वेषी उपागम महत्वपूर्ण है। जिस अन्वेषी जैसे नाम से ही पता है, ऐसी वातावरण का सृजन करना, ऐसे वातावरण को क्रिएट करना जैसे कि विद्यार्थी खुद ही अपने ज्ञान को क्रिएट करे, प्रश्नों को खड़ा करना, विद्यार्थी खुद आपसे प्रश्न पूछे, उनको अवसर देना। उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप किसी कक्षा में शिक्षण कर रहे हैं और उस कक्षा में एक विद्यार्थी है, एक्स वाई जेड, आप कुछ भी समझ सकते हैं, मान लीजिए रवि है, मोहन है, वही है। आपके शिक्षण में जैसे ही आप कक्षा में जाते हैं तो क्या करता है कि वो प्रश्न पूछता है और प्रश्न पूछ करके वो अपना ध्यान आपके साथ-साथ पूरी कक्षा में क्रिएट करना चाहता है। तो अब आपके दिमाग में बहुत सारे इस परिस्थिति को देख कर के प्रश्न उठेंगे कि इस परिस्थिति से कैसे निपटा जाए? अगर उसका व्यवहार 1 बार होता है तब तो ठीक है, 2 बार होता है तब भी हम लोग उसको ठीक है, 3 बार अगर हमेशा ही ऐसा होता है, तो उससे 2 तरह के वातावरण सृजन हो सकते हैं। एक तो उसके उस विद्यार्थी के अंदर ये जो है सुपरियॉरिटी जिसको बोला जाए कि वो अपने आप को सुपर समझने लगता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा जीनियस, इंटेलिजेंस इस तरीके से समझने लगता है। साथ ही साथ दूसरा जो विद्यार्थी उसके साथ कक्षा में है, उसके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हीन भावना डेवलप होने लगती है। तो उसके इस व्यवहार को कैसे नियोजित किया जाए, इस खोजी जो उपागम है इसमें कार्य करते हैं। दूसरा जो अनुमति एक उपागम है, उसमें भी हम शिक्षक क्या करता है, उसमें थोड़ा-थोड़ा नियंत्रण जो है विद्यार्थी के ऊपर अपना बढ़ाने का कार्य करता है, जिसको हम लोग स्वायत्तता के रूप में देख सकते हैं। उसके अतिरिक्त एक उपागम व्यवहारवादी उपागम है। तो बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से हम लोग इन उपागमों को समझ सकते हैं। मान लीजिए कि कोई एक शिक्षक है और वो जो है अनेक प्रकार की गतिविधियों का प्रयोग करके विद्यार्थियों को अधिगम कराने का कार्य करती है। लेकिन वहीं पे एक विद्यार्थी ऐसा है, उसी की कक्षा में ऐसा है, जो वो किसी भी प्रकार के अधिगम संसाधनों का प्रयोग करे, किसी भी प्रकार की गतिविधियों का प्रयोग करे, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। कोई विद्यार्थी है, कोई मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, तो वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो शिक्षक के लिए यह चिंतनीय है कि इतना अच्छा वातावरण, इतने अच्छे संसाधन और इतना अच्छा व्यवहार के बाद भी वो एक प्रकार से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा? तो उसके उस व्यवहार को ढूँढने का, उसके व्यवहार न करने का कारणों का पता लगा करके इस तरह के उपागम का प्रयोग जो है वो करता है। तीसरा जो इसके साथ है वो सहयोगात्मक उपागम, जहाँ पे शिक्षक अपनी भूमिका को फैसिलिटेटर के रूप में साझा करता है। वो विद्यार्थियों के ग्रुप में तो कार्य करता है, वो जो पेडागॉजिकल कंसर्न है जिसको शिक्षण शास्त्रीय हम लोग बोलते हैं, उनका प्रयोग करके स्टूडेंट्स को हेल्प करके और अ, ऐसे वातावरण जैसे विज्ञान का शिक्षण करना है, तो विज्ञान के शिक्षण में मान लीजिए कोई ऐसी विषय वस्तु है जहाँ पे वो प्रयोगशाला में लेकर के जाता है और कोलैबोरेटिव लर्निंग की तरीके से या लर्निंग बाय डूइंग की तरीके से वो सिखाने का कार्य करता है। तो इस तरीके से विभिन्न जो उपागम हैं, उनका भी
शिक्षक जो है कक्षा में प्रयोग करता है। तो हम लोग अभी तक चर्चा किए कि कक्षा प्रबंधन क्या है, कक्षा संगठन क्या है, कक्षा प्रबंधन में शिक्षक तत्व और कक्षा का वातावरण क्या है, कक्षा प्रबंधन के जो उपयोग के लिए जो विभिन्न प्रतिमान जिसकी हमने 3 प्रकार के प्रतिमान हैं, उनकी चर्चा की। इसके बाद हमने कक्षा के लिए विभिन्न जो अ उपागम हैं प्रतिमान के साथ, उसका हमने अभी चर्चा की आपसे। आपके इस कक्षा प्रबंधन में इस प्रतिमान, उपागम, अर्थ, अवधारणा के साथ-साथ एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय और जुड़ जाता है कि विद्यार्थियों का जो व्यवहार होता है, वो व्यवहार उसकी यानी अर्थात जो बहुत सारे व्यवहार हैं, जैसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी करने के लिए जो ज्ञानेंद्रियों का संकेंद्रीकरण है, उस संकेंद्रीकरण के लिए बहुत सारे कारक कार्य करते हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण कारक है शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। उसके द्वारा भी कक्षा प्रबंधन में हम लोग कक्षा प्रबंधन को प्रभावी कर सकते हैं। अब आप एक उदाहरण लीजिए और ये देखिए कि शिक्षण जो सहायक सामग्री में और विद्यार्थी के कक्षा प्रबंधन में और शिक्षक का जो नियोजित उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में किस तरीके से संबंध है और किस तरीके से कक्षा प्रबंधन प्रभावी हो रहा है। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए कि एक एक बच्चा किसी एक विद्यालय से पढ़ कर के आया है और उस विद्यालय के शिक्षक उसको हमेशा जो है ऐसे वातावरण प्रदान करते थे जिसमें किसी न किसी प्रकार के चित्र का प्रयोग करके, किसी न किसी प्रकार के प्रतिमान का प्रयोग करके, किसी न किसी प्रकार के मॉडल्स का प्रयोग करके उसको शिक्षण कार्य करते थे। प्रयोगशाला में लेकर के उसको अधिगम या अनुदेशन देने का कार्य करते थे। लेकिन कुछ समय के बाद वह विद्यार्थी उस विद्यालय को छोड़ कर के आपकी कक्षा में आता है या आपके विद्यालय में आता है और यहाँ पे जो विद्यालय का वातावरण है उसमें बहुत सारे शिक्षक शिक्षण करने के लिए तो जाते हैं लेकिन उस विद्यार्थी को मान लीजिए वो एक्स है उसको कभी इस तरीके का वातावरण नहीं मिलता है कि उसको प्रयोगशाला में लेकर के जाया जाए और उसको सिखाया जाए उसको किसी प्रतिमान के आधार पे जैसे आपको मान लीजिए भारत के नक्शे के बारे में बात करनी है तो आप नक्शा लेकर के जाएँ, उसको नहीं किया जाता, ऐसे ही नक्शा समझाने का प्रयास किया जाता है या अन्य प्रकार की जो सहायक सामग्री हैं, चित्र हैं, प्रतिमान हैं रियल ऑब्जेक्ट हैं, उनका प्रयोग करके उसको अधिगम देने का प्रयास नहीं किया जाता। धीरे-धीरे आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो विद्यार्थी आपके प्रबंधन में असहयोगी होने लगेगा और असहयोगी होने के साथ-साथ उसका जो निष्पादन है वो कम होने लगेगा। और तब जाकर के जब आप उससे बात करेंगे, तो वो जो है क्या करेगा, वो जाकर के यह प्रत्युत्तर देगा आपसे भी, अपने परिवार से भी और ये कहेगा कि मैं जहाँ पहले पढ़ता था, मैं जहाँ पहले पढ़ती थी, वहाँ पे शिक्षक बहुत ही रोचक पूर्ण विषय वस्तु को प्रस्तुत करते थे। विभिन्न प्रकार के मॉडल्स, विभिन्न प्रकार के चित्र, विभिन्न प्रकार के वास्तविक शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करके शिक्षण कार्य करते थे और यहाँ पे शिक्षण सहायक सामग्री या शिक्षण के इस तरीके के जो है संसाधनों का प्रयोग करके शिक्षण कार्य नहीं होता है इसलिए मुझे मुझे वहाँ के शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण प्रक्रिया और शिक्षण के द्वारा जो शिक्षण करने का कार्य है, वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मुझे वहाँ पे शिक्षण में रुचि नहीं मिलती है। तो आप समझ गए होंगे कि यह उदाहरण जो मैंने अभी आपको दिया, ये किस तरीके से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के महत्व को बता रहा है। मैंने उदाहरण इसलिए लिया कि देखिए, होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे जब पढ़ना नहीं चाहते तो भी हम लोग क्या करते हैं कि हम विभिन्न प्रकार के लर्निंग सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो संसाधन हैं उनको लेकर के कक्षा में जाते हैं और वहाँ पे उसका प्रयोग करते हैं। तो विषय वस्तु को अधिक रोचक, बोधगम्य बनाने के दृष्टिकोण से अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक के द्वारा शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। पुनः मैं कह रहा हूं कि विषय वस्तु को अधिक रोचक, सरल, सुगम, बोधगम्य ताकि अधिगम सरल, सहज और सुगम हो सके दृष्टिकोण से जिस भी प्रकार के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है जिससे कि विद्यार्थी की अधिकतम ज्ञानेंद्रियों को संकेंद्रित किया जा सके उनके ज्ञानेंद्रियों को उन कक्षा शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में संकेंद्रित किया जा सके ऐसे संसाधन शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में होते हैं। अब वो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के शिक्षण सहायक संसाधन हो सकते हैं।
उसमें कुछ श्रव्य संसाधन होंगे, कुछ दृश्य संसाधन होंगे और कुछ अ दोनों होंगे, श्रव्य और दृश्य दोनों होंगे। इसमें भी अनेक प्रकार का वर्गीकरण विद्वानों के द्वारा किया गया है। एक उदाहरण और मैं लेता हूँ, अक्सर मैं अपनी कक्षा में इस उदाहरण को देता हूँ कि ये जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है ना, ये कनेक्टिंग मटेरियल है। ये कनेक्टिंग मटेरियल क्यों है? जस्ट लाइक अगर आप देखें कि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों जो है एक पोल के रूप में हैं, एक पिलर्स हैं, एक इलेक्ट्रिक पोल की भूमिका में रहते हैं शिक्षक और विद्यार्थी। और अगर हम इलेक्ट्रिक पोल उसका नाम देते हैं तो आप देखेंगे कि एक इलेक्ट्रिक पोल से दूसरे इलेक्ट्रिक पोल पे क्या होता है कि कनेक्टिंग मटेरियल्स के रूप में वायर लगा होता है। उसमें जो है करंट फ्लो होता है, जिसको हम लोग विद्युत बोल सकते हैं, विद्युत का संचालन होता है। अब एक पोल से दूसरे पोल तक विद्युत का संचालन निर्भर करेगा कि किस तरह की सामग्री और किस तरह की विषय वस्तु प्रयोग की जा रही है। दोनों आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक और विद्यार्थी से जोड़ सकते हैं। कनेक्टिंग मटेरियल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स कनेक्टिंग मटेरियल को प्रभावित करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको करंट के फ्लो की बात की, इलेक्ट्रिक फ्लो की बात की। अगर वायर की कैपेसिटी, जिस तार का प्रयोग करंट को इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने के लिए किया गया है और उसको उसको एक्सेप्ट करने के लिए उसका जो एम्पियर है वो कमजोर है, तो क्या होगा? जब आवश्यकता से ज़्यादा उसकी जो क्षमता है उससे ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जल जाएगा। तो कनेक्टिंग मटेरियल्स विभिन्न अभी पोल है, पोल को विभिन्न प्रकार के वातावरणीय दृष्टिकोण से मजबूत जहाँ पे उसको लगाया गया उसको लगाने की कोशिश की, ताकि वो विभिन्न प्रकार के भगदड़ जैसे तूफान है, हवा है, बारिश है, इन सबको सहने की शक्ति हो ताकि वो जल्दी खराब ना हो। तो ऐसे सारे शिक्षक तत्व से संबंधित आप कर सकते हैं कि शिक्षक तत्वों में और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में और विद्यार्थी तत्व में ये जो कनेक्टिंग मटेरियल्स हैं वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है। उसी तरीके से हम देखते हैं कि शिक्षक ऐसी विषय वस्तु का चयन कर ले जिसके लिए, जिसको पढ़ाने के लिए उसको उपलब्ध संसाधन न हो, तो विद्यार्थी तक नहीं पहुंच पाएगा। जस्ट लाइक अ करंट फ्लो। तो कनेक्टिंग मटेरियल इज अ मोर इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है अपनी बात विद्यार्थी तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि सारा जो कार्य है शिक्षक का कक्षा प्रबंधन से अथवा शिक्षण सहायक सामग्री के चयन से, वो ये है कि अपनी बात विद्यार्थी तक पहुंचाई जाए। और विद्यार्थी तक पहुंचाने के लिए कनेक्टिंग मटेरियल का विद्यार्थी की ग्रास्पिंग पावर के अनुसार होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से हम लोगों ने थोड़ा-सा समझने का प्रयास किया कि ये जो कनेक्टिंग मटेरियल जिसको हम लोग शिक्षक सहायक सामग्री कहते हैं, वो क्या है? इसको हम लोग विभिन्न प्रकार जैसा मैंने अभी कहा कि श्रव्य के रूप में। अब वास्तव में श्रव्य दृश्य सामग्री या दृश्य सामग्री या श्रव्य सामग्री या श्रव्य दृश्य सामग्री, ये क्या है? श्रव्य सामग्री जिसको हम लोग समझ सकते हैं कि जिसको हम सुनते हैं, श्रवण के रूप में देखते हैं, कानों से सुनते हैं, उसकी ध्वनि को सुन सकते हैं और इस तरीके से अपनी जो ज्ञानेंद्रिय है, श्रवण ज्ञानेंद्रिय उसको सक्रिय करने का कार्य करते हैं। जैसे कुछ चीज़ें अभी ये व्याख्यान हो रहा है तो आप इसमें श्रव्य एवं दृश्य दोनों सुन भी सकते हैं और देख सकते हैं, क्योंकि ये जो कंप्यूटर है, जो टीवी है, ये श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत एक तरीके का उपकरण है, जिसमें आप सुन भी सकते हैं और देख सकते हैं। तो एक के साथ जो आपकी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, वो कार्य कर रही हैं। तो आप इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्देशित किया जा सके, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों की संभावनाओं और संवेदनाओं को बढ़ाया जा सके, वो श्रव्य दृश्य सामग्री के रूप में, वो शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में कह सकते हैं, उसको परिभाषित कर सकते हैं। अब इन सहायक जो शिक्षण सामग्री हैं, उनका प्रयोग हम क्यों करते हैं? क्यों करना चाहिए? तो अगर आप देखेंगे तो शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा जो है क्या होता है कि विद्यार्थी जो अपना पूर्व ज्ञान है, कभी-कभी जैसे मान लीजिए आप कोई मॉडल लेकर के जाते हैं, किसी एक विद्वान की, शिक्षाविद की एक प्रतिमा लेकर के जाते हैं, तो वो पहचान लेता है, रिकॉग्नाइज़ कर लेता है, रिकैप्चुलेट कर लेता है कि ये किस
मॉडल में इंडिया पे, उस प्रतिमान में, उस ग्लोब में, उस मानचित्र में भारत कहाँ है? तो इसलिए शिक्षण सहायक सामग्री का जो प्रयोजन है, अधिक ज्ञानेंद्रियों के संकेंद्रीकरण के साथ-साथ विद्यार्थियों में सृजनशीलता का विकास करना, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना, उनके पूर्व ज्ञान को नियोजित करना, रिकैप्चुलेट करना, उनके विकास में सहयोग देना और उनकी समझ को साझा करना भी शामिल होता है। शिक्षण सहायक सामग्री पे बहुत अच्छा एक प्रतिमान एडगर डेल जो है अनुभव प्रतिमान के रूप में देते हैं। वो एक्सपीरियंस बेस्ड अनुभव प्रतिमान होता है, जिसको वो विभिन्न सहायक सामग्री के रूप में वर्गीकृत भी करते हैं। हम उस प्रतिमान में अगर को देखें तो विभिन्न प्रकार से कैसे हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो अनुभव मिलते हैं, उसको हम लोग एडगर डेल के जो अनुभव एक्सपीरियंस कोन ऑफ एक्सपीरियंस है, उससे सीख सकते हैं। इसी तरीके से श्रव्य सामग्री जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था, जिसमें बहुत सारे उपकरण आते हैं, जैसे कि भाषा प्रयोगशाला है। अगर भाषा का ज्ञान देना है तो आप भाषा प्रयोगशाला, भाषा में जाके लैंग्वेज लैब जिसको हम लोग बोलते हैं। रेडियो पे आपकी अक्सर स्टॉक को आती है। तो इस तरीके से अब तो इंटरनेट पे ऑडियो रिकॉर्डिंग करके और उस ऑडियो को हम लोग भेज देते हैं विद्यार्थी को, वो सीखते हैं। तो इस तरीके से श्रव्य सामग्री होती है। दृश्य सामग्री में जैसे चार्ट है, आप क्लासरूम में कोई चार्ट दिखा रहे हैं, कोई ऐसा बुलेटिन सामग्री है, पोस्टर्स है, तो इसको हम लोग दृश्य सामग्री के रूप में देख सकते हैं। और जहाँ पे हम इन दोनों का मिश्रण, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन है, फ़िल्म है, टीवी है, कंप्यूटर है, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो साउंड फ़िल्म है, ये सारी चीज़ें जो हैं श्रव्य दृश्य सामग्री के रूप में आती हैं। तो इन सारे जो सामग्री हैं, श्रव्य हों, दृश्य हों, उनको जो डेल हैं, उन्होंने अनुभव कोण के रूप में देखने का प्रयास किया था। वो इस बात को भी कहते हैं कि कितने परसेंट लर्निंग जो है, विद्यार्थी कैसे सीखता है, उसको वो कहते हैं कि 10% जो है विद्यार्थी, वो सिर्फ़ पढ़ कर के, यानी वो जो पढ़ेगा, खुद सेल्फ लर्निंग करेगा, तो केवल 10% सीख सकता है। और 20% वो सीखता है सुन करके, यानी जो श्रवण सामग्री है, उसका प्रयोग करके। और 30% के आसपास वो सीखता है जो उसके सामने दृश्य होता है, जिसको देख करके। और इसके अतिरिक्त जब हम अन्य ज्ञानेंद्रियों को संकेंद्रित करते हैं, अर्थात सुनना और देखना जब साथ-साथ कार्य करती हैं, तो अधिगम का जो प्रतिशत है, सीखने का जो अधिगम अनुभव है, वो बढ़ जाता है। वो 50% तो के आसपास बढ़ जाता है। ये एडगर डेल के अनुभव कोण पे निर्भर करता है कि वो किस तरीके से जो रियल थिंग्स हैं, जो रियल एक्सपीरियंस हैं, जो कोलैबोरेटिव लर्निंग है, उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इस प्रकार उनका कहना था ये कि विद्यार्थी जब प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा खुद करके जब सीखता है, तो वो अधिगम प्रभावी होता है। इसलिए अ, श्रवण के साथ-साथ दृश्य, दृश्य के साथ-साथ श्रवण, दृश्य बोध और उसके साथ-साथ उस विद्यार्थी के द्वारा खुद उस अधिगम अनुभव को, यानी डायरेक्ट एक्सपीरियंस लर्निंग बाय डूइंग का जब प्रयोग करते हैं, तो अधिगम और प्रभावी बनता है। और लर्निंग बाय डूइंग के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण संसाधनों का प्रयोग महत्वपूर्ण हो जाता है। इस तरीके से हमें विभिन्न प्रकार के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संसाधनों का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये महत्वपूर्ण भी हैं, इनकी विशेषताएँ, प्रत्येक चाहे श्रव्य हो उसकी क्या विशेषताएँ हैं, जो दृश्य हैं उनकी क्या विशेषताएँ हैं, चूँकि समय का ध्यान भी रखना होता है, तो सब पे विशेष रूप से चर्चा संभव नहीं हो पाती है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षक के समय को ज़रूर बचत करते हैं। समय के साथ-साथ शिक्षण की प्रक्रिया को सरल भी बनाते हैं, विद्यार्थी की दृष्टि से भी और शिक्षक के लिए सहायक तो होते ही हैं। तो इसलिए इनकी आवश्यकता और इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। अधिगम प्रक्रिया में छात्रों की जितनी ज्ञानेंद्रियाँ सक्रिय होंगी, वो उतनी ही ज़्यादा प्रभावी होगी। और ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करने के लिए, नवीन विषय वस्तु को विद्यार्थी तक पहुँचाने के लिए समस्त प्रकार के सहायक सामग्री को के माध्यम से विषय वस्तु का ज्ञान विद्यार्थियों को कराना चाहिए। इसलिए ये जो शिक्षण सहायक सामग्री है, वो विद्यार्थियों को मानसिक के साथ-साथ संवेदनात्मक दृष्टि से बोधगम्य होती हैं। उनको एक
अपने आप में विकसित करने का अवसर प्रदान करती हैं। उनकी रुचि के जिसको कहा गया है कि अधिगम सामग्री जो है रुचि के आधार पे शिक्षण तो विद्यार्थी की रुचि जैसा मैंने अभी उदाहरण आपको दिया था कि एक विद्यार्थी की कक्षा में शिक्षक विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करके शिक्षण करता है और दूसरी कक्षा में नहीं करता है तो उसकी रुचि प्रभावित होती है, उसके सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। तो इस प्रकार से शिक्षण सामग्री की आवश्यकता अनुभवों को सृजन करने के लिए विद्यार्थियों के अनुभवों को और बढ़ाया जाए, इसके लिए भी उसकी आवश्यकता महसूस होती है। गांधी जी तो इस बात को स्वीकार करते हैं कि अनुभव के द्वारा जब विद्यार्थी करता है, तो बहुत ही प्रभावपूर्ण अधिगम होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी अनुभव के आधार पे शिक्षण प्रक्रिया और शिक्षण की बात करती है। तो बहुत से ऐसे आवश्यकताएँ हम लोग समझ सकते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की, जिसके कारण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी होती है। जैसे कि मैंने अभी कहा ज्ञानेंद्रियों को अगर हमें एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों को संकेंद्रित करना है, तो शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना है। हमें शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना है, तो शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना है। हमें बच्चों के ध्यान को संकेंद्रित करना है, अटेंशन है, कोई बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप मान लीजिए ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ा रहे हैं, मनुष्य की संरचना कैसी होती है, पाचन तंत्र कैसा होता है, तो उसको पढ़ा रहे हैं तो आप उसका मॉडल लेकर के आइए, उसको ब्लैक बोर्ड पे बनाइए, तो उससे क्या होगा विद्यार्थी ध्यान केंद्रित करेगा, उसकी रुचि बढ़ेगी, उसको अभिप्रेरणा करने में काम करता है, उसको डायरेक्ट एक्सपीरियंस देने में। तो इस तरीके से एक पॉजिटिव क्लासरूम इंटरेक्शन क्रिएट करने में भी शिक्षण अधिगम सामग्री मदद करती है। अनुशासन बनाने में शिक्षण अधिगम सामग्री मदद करता है। तो बहुत सारे रीइंफोर्समेंट देने में भी शिक्षण सहायक सामग्री मदद करता है। तो ये आवश्यकता और उसके महत्व थे जिसकी भी मैंने संक्षिप्त में आपसे चर्चा की। इस प्रकार से शिक्षक इन सारी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके शिक्षण सामग्री कक्षा में प्रयोग करता है। अब बात आती है कि इन शिक्षण सहायक सामग्री को कैसे तैयार करें? तो तैयार करना बहुत ही प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट असाइनमेंट फॉर ए टीचर। तो किसी शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? शिक्षण अधिगम सामग्री को तैयार करना। अब प्रिपरेशन डिपेंड करता है सिलेक्शन पे। तैयारी तब करेगा जब वो सिलेक्शन करेगा और सिलेक्शन कब होगा जब वो विद्यार्थी को और अपने कक्षा के वातावरण को और अपनी कक्षा में जो विषय वस्तु लेकर के जा रहा है इन तीनों को समझेगा कि विषय वस्तु क्या है, उस विषय वस्तु के अनुकूल किस तरह की शिक्षण सामग्री चाहिए, उस शिक्षण सामग्री से विद्यार्थी कैसे इन्वॉल्व होंगे। इन तीनों बिंदुओं को समझ करके वो विषय वस्तु का चुनाव करता है, फिर उसकी तैयारी करता है और फिर उसका प्रयोग करता है और प्रयोग करने के बाद फिर उसका मूल्यांकन करता है। इसलिए शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन पहला चरण हो सकता है, उसकी तैयारी दूसरा चरण और उसका प्रयोग तीसरा और उसका मूल्यांकन चौथा। मूल्यांकन क्यों? मूल्यांकन जिसलिए उस शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण किया गया, क्या उस उद्देश्य की पूर्ति उस शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा हुई? हमने अवधान केंद्रित करने के लिए, अटेंशन लेने के लिए उसका निर्माण किया, हमने अधिगम को सरल सहज बनाने के लिए उसका निर्माण किया। तो क्या ऐसा हो रहा है? इसलिए शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। ऐसे बहुत सारे शिक्षण सहायक सामग्री हैं, टेलीविजन, कंप्यूटर और इन सब का आपस में एक दूसरे के साथ संबंध भी होता है। तो हम सब पे विस्तृत तो चर्चा नहीं कर पाते। जैसे टीवी है, कंप्यूटर है, नए-नए सीडी हैं, ऑडियो प्लेयर्स हैं, बहुत सारे अब टेक्नोलॉजी की इस तकनीकी युग में बहुत सारे तकनीकी उपकरण, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सब शिक्षण सहायक सामग्री हैं। इनका प्रयोग आज की कक्षाओं में बढ़ने लगा है, कक्षा प्रबंधन में और एक्सेसिबल लर्निंग बढ़ाने की दिशा में इस तरह के संसाधन प्रयोग होने लगे हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात थी कक्षा प्रबंधन के साथ-साथ शिक्षण अधिगम सामग्री और शिक्षण अधिगम सामग्री के साथ-साथ कक्षा की जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, विद्यार्थियों की जो विविधता है, उसको भी अगर हम एड्रेस नहीं करेंगे तो कक्षा प्रबंधन प्रभावी नहीं हो सकता। इसीलिए डाइवर्सिटी और भारत तो विविधताओं का देश है। हम अगर अपनी कक्षा के स्वरूप का चित्रण करें, तो हमारी कक्षा में 120 विद्यार्थी बैठे होते हैं। उस 120 में विभिन्न प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक अनेक प्रकार की पृष्ठभूमि से अभिक्षमताओं, अभिरुचियों, अभिवृत्तियों से संबंधित विद्यार्थी बैठे होते हैं। अब शिक्षक को इस समस्त प्रकार की डाइवर्सिटी को अपनी कक्षा में एड्रेस करना होता है।
अगर इस प्रकार की डाइवर्सिटी को कक्षा एड्रेस नहीं करता, इसलिए हमने कई बार डाइवर्सिटी को साथ-साथ इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोलते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता। और व्यक्तिगत विभिन्नता तो विभिन्न प्रकार की होती है, सामाजिक रूप से, सामवेगिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, आर्थिक रूप से, है ना? बौद्धिक रूप से, व्यक्तित्व के रूप, तो विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नताएँ होती हैं। और वो सारी जो व्यक्तिगत विभिन्नताएँ होती हैं, वो लर्निंग में रोल प्ले करती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएँ लर्निंग में क्यों रोल प्ले करती हैं? बुद्धि की दृष्टि से अगर बालक में अंतर है, तो अंतर होगा उसकी उपलब्धि में। अगर सामाजिक आर्थिक स्तर में अंतर है, तो अंतर होगा बालकों की उपलब्धि में। आप समझ सकते हैं कि एक उदाहरण लीजिए सामाजिक पृष्ठभूमि का। एक बालक जिसके माता-पिता पढ़े-लिखे हैं और वो एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में भी है, उसकी बुद्धि भी उसके साथ अच्छी है। उसके बाद वो जिस विद्यालय में अध्ययन करता है, उस विद्यालय में जो शिक्षक हैं, जो उस विद्यालय का वातावरण है, कहने का तात्पर्य वो विद्यालय भी अपनी उच्च श्रेणी का विद्यालय है। उसमें वो विद्यार्थी अध्ययन कर रहा है। और एक विद्यार्थी जो जिसका सामाजिक आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, जिसका कह लीजिए कि बुद्धि भी अच्छी नहीं है, जिसमें विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएँ उसके साथ हैं, और दोनों को अगर हम लोग एक कक्षा में बैठा दें और एक विधि से इंस्ट्रक्शन देने का कार्य करें, तो क्या वो प्रभावी होगा? वो प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि दोनों की सीखने की क्षमता और सीखने के तरीके और सिखाने वाले तीनों में अंतर है। और इसके साथ-साथ बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसमें हम लोग अंतर कर सकते हैं। तो विविधता का प्रबंधन शिक्षक के लिए कक्षा प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए डाइवर्सिटी को कैसे कम किया जाए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैसे कक्षा में हम लोग कम कर सकते हैं, इस पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता होती है, उसको समझने की आवश्यकता होती है। तो शिक्षक का कार्य है कि विद्यार्थियों की पृष्ठभूमियों को समझे। बदलते परिदृश्य में जो लर्नर हैं, उनकी प्रोफ़ाइल बदल रही है, जो लर्निंग स्टाइल है, वो बदल रही है, जो सीखने की क्षमता है, वो बदल रही है। इसलिए इंडिविजुअलाइज़ इंस्ट्रक्शनल और इंडिविजुअलाइज़ एजुकेशनल प्लान कैसे दिया जाए, व्यक्तिगत अनुदेशन कैसे दिया जाए, इस पे कार्य करना का आयोजन करना पड़ेगा, वो संभव नहीं है। तो सामूहिक रूप से विद्यार्थी बैठे हैं, उनको कैसे दिया जाए? तो उनकी पृष्ठभूमि को सामाजिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से, समस्त प्रकार की पृष्ठभूमियों को, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझते हुए उनको एड्रेस करना। अब कैसे एड्रेस करेंगे आप? तो एड्रेस करने का मतलब एक विषय वस्तु जो समस्त प्रकार के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है, उसका चयन करना एक तकनीकी के रूप में कार्य कर सकता है। विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि और उनकी सीखने की क्षमता के अनुसार एक कक्षा का आयोजन करके एक प्रकार की पृष्ठभूमि के बालक को एक साथ रखना और फिर इंस्ट्रक्शन देना, ऐसे कुछ टेक्निक्स हैं, ऐसे कुछ प्रविधियां हैं जिसके थ्रू हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस और डाइवर्सिटी को जो है एड्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं। जो कंटेंट है, जो लर्निंग मटेरियल्स है, जो विद्यार्थी रुचि नहीं ले रहा है, उसके इस समस्त प्रकार के विद्यार्थियों के अंदर झाँकने का प्रयास करना। जैसे अगर हम लोग एक उदाहरण के लिए अक्सर मैं कहता हूँ कि क्या एक शिक्षक के लिए यह प्रश्न पूछना कि क्या तुमको समझ में आ रहा है? क्या आप सबको समझ में आ रहा है? और सारे बच्चों में से 50 की संख्या में से 20 बच्चों ने कहा कि हाँ, मुझे समझ में आ रहा है। तो शिक्षक को ये अनुमान लगा लेना चाहिए कि समस्त विद्यार्थियों को समझ में आ गया? कतई नहीं। क्योंकि जो 20 विद्यार्थियों ने आवाज़ उठाई कि हाँ, हमको समझ में आ रहा है, उस प्रत्येक विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता और समझने की जो मात्रा है उसमें अंतर होगा। तो आकलन की दृष्टि व्यक्तिगत विभिन्नता के हिसाब से महत्वपूर्ण हो जाती है। हम असेसमेंट विद्यार्थियों को इस दृष्टि से करें ताकि उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, उनके स्पेसिफिकेशन को हम लोग ले सकें। तो जैसे-जैसे हम उस तरह की प्रविधियों की तरफ बढ़ेंगे, जैसे-जैसे हम इस तरह के प्रश्नों को पूछना बंद करेंगे, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं कि क्लासरूम में असेसमेंट करके और उसको इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन में कैसे लिया जाए, अधिगम प्रक्रिया में कैसे प्रभावी बनाया जाए, हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो एक शिक्षक को कक्षा में कक्षा विविधता, और आप सभी जानते हैं कि कक्षा में विभिन्न प्रकार की डाइवर्सिटी लिए हुए विद्यार्थी, भारत विभिन्नताओं का देश है।
कक्षा में बैठे होते हैं। और इसके अतिरिक्त अन्य कारक जिसको हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, वो भी कारक व्यक्तिगत विभिन्नता को क्रिएट करते हैं। वो भी कारक शिक्षक को डाइवर्सिटी क्रिएट करने की जो डाइवर्सिटी है उसको एड्रेस करने के लिए मजबूर करते हैं। तो शिक्षक इस सब चीज को समझे। तो जब तक हम शिक्षक की दृष्टिकोण से कक्षा की डाइवर्सिटी को समझते नहीं हैं, जब तक शिक्षण सहायक सामग्री को समझने का प्रयास नहीं करते हैं और इन सब को समझ करके कक्षा प्रबंधन की दिशा में कार्य नहीं करते, तब तक कक्षा प्रबंधन प्रभावी नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से आज हम सभी ने कक्षा प्रबंधन, कक्षा संगठन, सहायक सामग्री और कक्षा में विविधता को कैसे एड्रेस किया जाए, इस बिंदुओं पे चर्चा की। आप सभी को पुनः मेरा नमस्कार। अगली कक्षा में हम सभी मिलेंगे। जो भी चर्चा की गई है उसको पुनः एक बार हम लोग रिकैप्चुलेट अगली कक्षा में करने का प्रयास करेंगे। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।